अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। रात आधी से ज़्यादा गुजर चुकी थी। अंधेरे के सबब सड़क पर गहरा सकूत तारी था। तारकुल की पक्की सड़क पर सन्नाटा तारी था। सड़क के दोनों अतराफ दूर दूर तक एक तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरू झाड़ियाँ और पौधे कसरत से उगे। ये तवील मैदानी सिलसिला जा बजा ऊंचे नीचे टेलों पर मुश्तमिल था। चार सू गंभीर सन्नाटे का राज था। ऐसे में एक कार की तेज रोशनी उभरी। उसने सन्नाटे के एहसास को मजरूह कर दिया। कार में दो लोग सवार थे, एक लड़का और एक लड़की। लड़के की उम्र 26 साल के आसपास जबकि लड़की की उम्र 24 साल थी। लड़की ने दुल्हन का जोड़ा ज़ेबे तन कर रखा था और वो फुल मेकअप में थी। साफ लग रहा था कि वो अपनी शादी छोड़कर भागी है। लड़के ने आम सी जीन्स और टी शर्ट पहन रखी थी। हमने घर से भागकर कोई गलती तो नहीं की, लड़की ने मुस्कुराकर उस लड़के से कहा। नहीं, मोहब्बत और जंग में सब जायज़ है। वैसे भी तुम्हारे घर वाले राज़ी भी न थे, लड़का मुस्कुराकर बोला। घर वाले राज़ी भी कैसे होते, तुम कोई काम भी तो नहीं करते, लड़की ने जवाब दिया। तुम जानती हो कि मैंने नौकरी के हसूल के लिए क्या नहीं किया। लड़की ने ठंडी सांस ली और असबात में सर हिलाकर खामोश हो गई। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि लड़की यकदम चौंक कर बोली, सरफराज, हम कहाँ जा रहे हैं? हम लोग दानिश के घर जा रहे हैं। ये रात गुजार कर हम लोग शादी कर लेंगे और कल दूसरे शहर के लिए निकल लेंगे। मगर ये रास्ता दानिश के घर तो जाता नहीं, लड़की फिर चौंकी। ये शॉर्ट रास्ता है जो हमको जल्द दानिश की तरफ पहुंचा देगा। कहीं ये वही खूनी सड़क तो नहीं जिसके बारे में मुख्तलिफ बातें मशहूर हैं, लड़की फिर चौंकी थी। कार बड़ी ही तेज़ रफ्तारी से अंधेरे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। लड़की की बात सुनकर सरफराज कुछ देर तक खामोश रहा, फिर असबात में सर हिलाकर हाँ किया और उसकी तरफ गौर से देखा और फिर बोला, सदफ, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो। आज के दौर में ये सब बातें महज अफसानवी हैं। उसने सड़क की जानब देखते हुए जवाब दिया। उस सड़क के मुतल्लिक जो भी बातें हैं वो झूठ तो नहीं हो सकती। मेरा मशवरा है कि सदफ के जुमले उसके मुंह में रह गए। उसके हलक से दिल खराश चीख निकली। एक ज़ोरदार धमाका था जो उसने सुना था। साथ ही कार का तवाज़ुन बिगड़ गया। कार की बोनट से कोई चीज़ टकराई थी जिसे सरफराज ने साफ देखा था। वो ना जाने क्या चीज़ थी जिसकी चमकती सुर्ख आंखें, जिसकी एक ही झलक उसको नजर आई थी। कार लहराती हुई दाएं तरफ वाले मैदानी हिस्से में उतर गई। गाड़ी थोड़ी ही दूर चली होगी कि किसी चीज़ से टकरा कर रुक गई और सरफराज का सर कार के स्टीयरिंग से टकराया। सर पर लगने वाली चोट कारी साबित हुई जिससे वो फौरन ही बेसुध हो गया। सदफ ने चीखते हुए सरफराज को हिलाया लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो बेहोश हो चुका था। बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। कार में सरफराज बेहोश पड़ा था और सदफ अकेली थी। दिल में अजीब अजीब ख्यालात आने लगे थे। उस सड़क से जुड़े तमाम पुरअसरार वाक़यात उसके दिलो दिमाग में घूमने लगे। अगर उसको पता होता कि सरफराज उस सड़क से कार गुजारेगा तो वो कभी भी उस सड़क से उसको जाने ना देती। लेकिन अब क्या हो सकता था? कुछ तो करना था। चुनाचा सदफ डरते डरते कार से उतरी। उसने देखा कि कार के बोनट पर बहुत सा खून पड़ा है। हो सकता था कि ये उसी चीज़ का खून हो जो चीज़ कार के बोनट से टकराई थी। वो और आगे बढ़ी। ये देखकर वो चौंक गई कि कार एक बहुत तवील कद आदम मुजस्मे से टकरा कर रुकी है। उसने गौर से उस मुजस्मे को देखा। दूसरे पल वो चौंक गई। ये पत्थर का अजीब सा मुजस्मा था। सदफ को समझ ही ना आया कि किस तरह का मुजस्मा है। अंधेरे के सबब उसके खदोखाल ठीक तरह से वाज़े नहीं थे।
بس اتنا ہوا کہ اس کو خوف کی ایک لہر اپنے اندر دوڑتی محسوس ہوئی۔ وہ حیرت اور خوف اسے اس مجسمے کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کے کندھے پر کسی نے ہاتھ رکھا۔ ہاتھ کے رکھتے ہی صدف بری طرح سے اچھل پڑی اور اس کے حلق سے چیخ نکل گئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو پھر چیخوں کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس نے جس کو دیکھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ اس کی لال سرخ آنکھیں جن میں دہشت دیکھ کر وہ کانپ رہ گئی۔ دوسرے پل صدف لہرا کر اس نوارد کی باہوں میں جھول گئی۔ دوسرے دن سرفراز کی لاش پولیس نے اسی سڑک پر دریافت کی تھی اور لاش کی یہ حالت تھی کہ اس کے جسم اور چہرے پر جا بجا زخموں کے نشانات تھے اور جسم میں خون بے حد کم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ کسی درندے نے بڑی ہی بے دردی سے سرفراز کا خون پیا ہے۔ پولیس رپورٹ کے مطابق سرفراز گزشتہ رات شہر کے ایک باعزت بزنس مین نثار احمد صاحب کی لڑکی کو اسی کی شادی سے لے بھاگا تھا۔ اب پولیس کو اس کی لاش ملی تھی، لڑکی کا کوئی پتہ نہ تھا۔ کاشف خان شہر کے ایک معروف بزنس مین تھے۔ انہیں اپنے بزنس کے سلسلے میں بیرون ملک سفر کرنا پڑتا تھا۔ چند سال پہلے تک کاشف اتنا کامیاب کاروباری نہ تھا، بس چھوٹا موٹا سا کاروبار تھا جس کو چلانے کے لیے بے حد پاپڑ بیلنے پڑتے تھے، لیکن اس کی محنت اور لگن نے اس کے کاروبار کو 10 سال میں بلندی اور عروج بام عطا کیا تھا۔ عروج حاصل ہونے کے بعد بھی اس کے انداز میں تکبر پیدا نہیں ہوا تھا، ہر ایک سے محبت اور عاجزی سے پیش آتا تھا۔ اس کی محنت کی وجہ سے ملک کی سب سے بڑی کپڑے کی انڈسٹری اس کے ساتھ کاروباری سودے پر راضی ہوئی تھی۔ وقت رات کے 8 بجے طے پایا تھا۔ کاشف رات 7 بجے گھر سے نکل گیا۔ بیگم ایک خالص گھریلو عورت تھی۔ وہ ہمیشہ ہی ان بے وقت کی کاروباری میٹنگ سے چڑ کھاتی تھی۔ چنانچہ جب وہ گھر سے نکلا تو اس نے ناک بھونگ چڑھائی، لیکن ہنس کر ٹالتے ہوئے گھر سے نکل آیا۔ جلد پہنچنے کے لیے اس نے ایک مختصر راستے کو چنا۔ کاشف جانتا تھا کہ اگر وہ مختصر راستے سے نہیں جائے گا تو شدید قسم کے ٹریفک جام میں پھنس جائے گا، جو کہ گوارا نہ تھا۔ یہ وہی راستہ تھا جس کو اختیار کرنے پر پابندی تھی۔ اس کی وجہ اس سڑک پر ہونے والی پر اسرار اموات تھیں۔ پہلے اس سڑک پر خاصی آمد و رفت ہوا کرتی تھی۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ لوگوں میں ڈر و خوف پھیلنے لگا۔ بہت جلد یہ خونی سڑک کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اس کی وجہ لوگوں کی لاشیں تھیں جو اس سڑک سے ملا کرتی تھیں۔ وہ لاشیں بربریت اور وحشت کا اعلیٰ نمونہ ہوا کرتی تھیں۔ لاش کے چہرے اور جسم پر زخموں کے جا بجا نشانات ہوتے اور جسم میں خون بے حد کم پایا جاتا، جس سے ایسے لگتا کہ یہ کسی درندے کا کارنامہ ہے۔ جب اس طرح کے واقعات بہت زیادہ بڑھ گئے تو حکومت کی طرف سے انکوائری ٹیم تشکیل دی گئی، لیکن ٹیم کے ممبران بھی ان حادثات کا شکار ہو گئے۔ جو زندہ بچنے میں کامیاب ہوئے ہمیشہ کے لیے پاگل ہو گئے۔ ان کے چہروں پر ایسا خوف پایا جاتا جو کہ ناقابل یقین ہوتا۔ لوگوں نے ان واقعات کے بارے میں بہت قیاس لگائے۔ کوئی یہ کہتا کہ یہ کوئی بدروحوں کا گروہ ہے جو لوگوں کو ورگلا کر عوام کا خون پی جاتا ہے۔ کوئی آدم خور شیر کی داستان سناتا، مگر ایک روایت نے زیادہ شہرت حاصل کی۔ کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے یہاں پر کسی ملک کے باغیوں کا گروہ آ کر رہنے لگا۔ یہ گروہ زندگی گزارنے کے لیے ڈاکے مارا کرتا۔ جب یہ واقعات بڑھ گئے تو حکومت نے پولیس پارٹی ان مجرموں کی سرکوبی کے لیے روانہ کی۔ ڈاکو تو محفوظ رہے مگر پولیس والے کبھی واپس نہ آ سکے۔ اس کے بعد حکومت کوئی اور ٹھوس قدم اٹھا پاتی۔ ملک میں طاعون کی وبا پھیلی جس سے پورا ملک شدید متاثر ہوا۔ طاعون اس علاقے میں پھیلا، چونکہ یہ لوگ مطلوب تھے، اس لیے ان کی کوئی مدد نہ کی گئی، جس کی وجہ سے یہ سارا قبیلہ وبا کا شکار ہو کے مر گیا۔ اس کے بعد لوگ یہ سمجھنے
समझने लगे कि इन मुजरमों की बदरूहें इस इलाके में लोगों को मारती फिरती हैं। चुनाचा हुकूमती इक़दामात का कोई ठोस फ़ायदा ना होने की वजह से उस सड़क पर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई और उस सड़क को हादसाती मकाम करार देकर बंद कर दिया गया। लेकिन फिर भी बहुत से मनचले जाते और फिर कभी वापस ना आते और उनकी लाशें इस हालत में मिलती जो कि वहशत और बर्बरियत का नमूना होती। काशिफ बड़े ही पुरसकून अंदाज में कार चलाता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। दिल ही दिल में उन लोगों की तवहम परस्ती पर कहके लगा रहा था जो कि इस सड़क को असीबी गर्दानते थे। अभी तक उसके साथ ऐसी कोई वारदात नहीं हुई थी जो कि गैर मामूली हो। सड़क के दोनों अतराफ तवील मैदानी सिलसिला था जिसमें खुदरू पौधे, झाड़ियाँ और ऊंचे नीचे टेले वाफर तादाद में मौजूद थे। काशिफ को कार चलाते हुए 10 मिनट से ज़्यादा अरसा का गुजर चुका था, मगर सड़क ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सड़क तो शैतान की आंत की तरह लंबी ही होती जा रही थी। वो सोच में पड़ गया। उसके अंदाजे के मुताबिक फ़ासला इतना ज़्यादा नहीं था। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के बाद उसे मेन रोड पर होना चाहिए था जहाँ से होटल सी एगल का रास्ता शुरू होता था। अचानक उसकी नज़र फ्यूल मीटर पर पड़ी। फ्यूल का निशान बताने वाली सुई ज़ीरो की जानब इशारा कर रही थी, मतलब पेट्रोल भी ख़त्म होने वाला था। अब शदीद किस्म की परेशानी काशिफ के चेहरे पर नज़र आने लगी। मुलाकात का वक्त भी शुरू हो चुका था। अचानक कार ने झटके लेने शुरू कर दिए। चंद लम्हों के बाद कार लहराती हुई सड़क की दाईं तरफ कच्चे में उतर गई। कार का फ्यूल मीटर ज़ीरो की रीडिंग शो कर रहा था और कार रुक चुकी थी। ओ खुदा, अब क्या होगा? काशिफ कार से निकलकर बड़बड़ाया। उसने घड़ी देखी तो रात के 10 बज चुके थे। काशिफ मज़ीद परेशान हो गया। कंपनी के लोग काशिफ का इंतज़ार कर रहे होंगे। अगर वो लोग इंतज़ार करके चले गए तो साख बिज़नेस मार्केट में काफ़ी ख़राब हो जाएगी। वो शदीद परेशान हो गया। ये उतना ही वक्त लग गया था जितना ट्रैफिक जाम में लगता था। दूर दूर तक ताहदे निगाह वीराने और सन्नाटे का राज था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अचानक उसको अपने फ़ोन का ख्याल आया और उसने फ़ौरन ही जेब से मोबाइल फ़ोन निकाला। ये देखकर उसे शदीद किस्म की मायूसी हुई क्योंकि फ़ोन बंद था। काशिफ की समझ में नहीं आ रहा था कि फ़ोन बंद क्यों है। उसको अच्छी तरह याद था कि जब घर से निकला था तो फ़ोन को अच्छी तरह से चार्ज कर लिया था। उसकी ये आदत हमेशा से थी कि जब भी वो घर से निकलता तो अपना फ़ोन चार्ज करके ही निकलता, लेकिन आज तो बिल्कुल ही अनहोनी हुई। शदीद सर्दी का एहसास भी सता रहा था। चुनाचा उसने गाड़ी में बैठकर कार का हीटर ऑन कर लिया। कुछ ही लम्हे गुजरे होंगे कि काशिफ एक अजीब सी आवाज़ सुनकर चौंक पड़ा, जैसे कोई पायल पहने छन छन करता चला आ रहा हो। काशिफ कार से बाहर निकल आया। जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकला, दूर दूर तक गहरे सन्नाटे और खामोशी का राज था, लेकिन पायल की आवाज़ बराबर उसके कानों को सुनाई दे रही थी। खौफ का एहसास उसके दिल में सरायत करने लगा। वीराने और सन्नाटे में पायल की आवाज़ अच्छे खासे लोगों का खून खुश्क करने के लिए काफ़ी थी। काशिफ को वो सारी पुरइसरार कहानियाँ याद आने लगीं जो कि इस सड़क से मनसूब थी। वो इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक उसको दूर से रोशनी अपनी तरफ आती नज़र आई। उसने गौर से देखा तो कोई इंसानी हाथ में लालटेन लिए चला आ रहा है। जैसे ही नवार्द करीब आया, ये देखकर वो हैरान रह गया। वो एक लड़की थी जो कि देखने में देहाती मालूम होती थी। उस लड़की ने घाघरा चोली ज़ेबे तन का रखा था जो कि अक्सर व बेशतर उस इलाके के बंजारे पहना करते थे। उस लड़की ने खालस देहाती लहजे में काशिफ को मुखातब किया, बाबू क्या हुआ, गाड़ी ख़राब हो गई? नहीं, गाड़ी तो ठीक है, मगर अफसोस पेट्रोल ख़त्म हो गया। काशिफ ने मायूसी से सर हिलाते हुए कहा। ओह, लड़की ने तासफ का इज़हार किया। बस अब इंतज़ार है कोई मदद को आ जाए। मगर तुम इस वीराने में कैसे?
काशिफ ने हैरत से कहा। बाबू, यहाँ थोड़ी दूर एक बस्ती है जहाँ हमारा घर है। हम भूले भटके राहगीरों की मदद करते हैं। लड़की मुस्कुराकर बोली, मगर मैंने तो सुना है कि यहाँ कोई आबादी नहीं है और यहाँ पर आमदो रफत की भी पाबंदी है। वो बदस्तूर हैरत भरे लहजे में बोला। लालटेन की रोशनी में उसने देखा कि उसकी बात सुनकर लड़की के चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया, जैसे वो यकदम गड़बड़ा सी गई हो। दूसरे पल वो मुस्कुराकर बोली, नहीं बाबू, यहाँ एक डाकुओं का गिरोह है जो आवाम को परेशान करता है, लोगों से लूट मार करता है। अच्छा, जवाब मुख्तसर था। बाबू, तुम हमारे घर चलो, रात हमारे घर में गुजार लेना। सुबह कोई ना कोई गाड़ी गुजरेगी तो फिर पेट्रोल का भी कुछ इंतज़ाम हो जाएगा। लड़की फिर मुस्कुराई थी। काशिफ ने दिल में सोचा कि सारी रात यहाँ गाड़ी में काली करने से बेहतर है कि लड़की के साथ चला जाए। सुबह होने पर देखा जाएगा, क्योंकि अभी दूसरी किसी गाड़ी के गुजरने का कोई आसार नहीं। मीटिंग तो ख़राब हो गई थी, चुनाचा काशिफ असबात में सर हिलाते हुए उसके साथ चल पड़ा। चलने से पहले कार के डैशबोर्ड से टॉर्च निकालना नहीं भूला था। डैशबोर्ड में हमेशा ही एक टॉर्च मौजूद रहती थी, ताकि अगर कार में कोई छोटी मोटी खराबी हो जाए तो टॉर्च की रोशनी की मदद से दूर की जा सके। लड़की आगे आगे चली जा रही थी और वो उसके पीछे था। टॉर्च की रोशनी में काशिफ ने लड़की के सरापे को गौर से देखा। लड़की बेहद हसीन थी और उसकी चाल बहुत दिलकश थी। बाबू, क्या नाम है तुम्हारा? लड़की ने चलते चलते पूछा। काशिफ खान। क्या करते हो बाबू? कारोबार है मेरा कपड़े का। लड़की ने कोई जवाब ना दिया और वो दोनों चलते ही रहे। काशिफ बस लड़की की दिलकश चाल को देखता रहा। उसे अपनी कारोबारी मीटिंग के ख़राब होने का बहुत अफसोस था, मगर क्या हो सकता था। थोड़ी दूर चलने के बाद उसको आबादी के आसार नज़र आए। चांद की रोशनी में मकानों के धुंधले और मलजगे साए देखकर उसको हौसला बुलंद हो गया। आबादी देखकर उम्मीद जाग गई कि चलो रात का कोई इंतज़ाम हो गया, वरना पहले उसके दिलो दिमाग में यही था कि लड़की झूठ बोल रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद मकानात साफ और वाज़े नज़र आने लगे, लेकिन दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा था। अजीब सा गैर फितरी सा सन्नाटा तारी था, जैसे सन्नाटा कब्रिस्तानों में होता है। वो इस चीज़ को महसूस किए बगैर नहीं रह सका। इतना सन्नाटा क्यों है, बिल्कुल गैर फितरी सा? काशिफ ने हैरत से पूछा। उसकी बात सुनकर लड़की चौंक गई। अपने आप को संभालती हुई बोली, तुमको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बाबू, सीधे सादे देहाती हैं, ज़्यादा देर तक जागने की आदी नहीं, जल्द सो जाते हैं। उसने कोई जवाब ना दिया। ना जाने क्यों ऐसा लगा कि ये झूठ बोल रही है, मगर क्यों? उसका जवाब काशिफ के पास भी नहीं था और उसने सोचा जो होगा देखा जाएगा, फ़िलहाल उसके साथ चला जाए। उसके ये में ख्याल था कि यह लड़की ज़रूर इस इलाके के डाकुओं की साथी है, मगर उसने खुद को हालात के हवाले कर देना बेहतर समझा, क्योंकि वह सारी रात गाड़ी में तो नहीं गुजार सकता था। चुनाचा काशिफ चुपचाप उसके साथ साथ चलता रहा। कुछ ही लम्हात के बाद अचानक वो उसकी जानब देख कर गोया हुआ। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ागुना। नाम बड़ा ही अजीब सा था। ऐसा नाम तो उसने ज़िंदगी में पहली बार ही सुना था। लड़की काशिफ को मुसलमान मालूम नहीं होती थी, मगर उसने उसका दिल रखने के लिए उसके नाम की तारीफ़ करते हुए कहा, बहुत खूबसूरत नाम है जो कि तुम पर बहुत जच रहा है। अपनी तारीफ़ पर काशिफ ने उसके होंठों पर मुस्कुराहट देखी, जिसमें एहसास तफाखुर नुमाया था। उसकी मुस्कुराहट काशिफ को सपाट और खोखली, बिल्कुल गैर फितरी, ज़िंदगी के हर एहसास से आरी। काशिफ कोशिश के बावजूद भी उसमें ज़िंदगी तलाश ना कर सका। अचानक लड़की ने मुस्कुराकर काशिफ को मुखातब किया, तुम मुझे तो तवहम परस्त इंसान मालूम होते हो। अगर बस्ती में सन्नाटा है तो इसमें गैर फितरीपन कहाँ से घुस आया? शायद मैंने गलत कहा हो, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ऐसे लग रहा है कि मेरे कदम किसी बस्ती की बजाय कब्रिस्तान की सिमत उठ रहे हैं। लड़की ने कोई जवाब ना दिया, बस अजीब अंदाज में मुस्कुरा कर रह गई।
जिस अंदाज में वो मुस्कुराई उसको देखकर उसको फिर किसी गड़बड़ का एहसास होने लगा। उसको ऐसे लग रहा था कि उसके इर्द गिर्द कोई अनदेखा जाल सा है जिसमें वो फंस रहा है। कुछ दूर चलने के बाद चांद की रोशनी में काशिफ को पत्थर का एक मुजस्समा नज़र आया। पत्थर के उस मुजस्समे को देखकर वो हैरान हुए बगैर ना रह सका। ये एक अजीब सा मुजस्समा था जिसको वो कोई नाम ना दे सका। टारच की रोशनी में उसने देखा कि ये मुजस्समा किसी औरत का था जिसके खदो खाल निहायत खूबसूरत थे। अजीब बात यह थी कि उस मुजस्समे को देखकर काशिफ के अंदर एक सर्द लहर सी दौड़ती महसूस हुई। उस मुजस्समे को देखकर किसी रियासत की हुक्मरान का गुमान होता था। ये किसका मुजस्समा है? काशिफ ने जागूना से सवाल किया। ये हमारी देवी है रामूना, हम इसकी पूजा करते हैं, यही है जो हमको मौत के बाद ज़िंदगी देगी, जागूना ने अकीदतमंदाना अंदाज में जवाब दिया। काशिफ उसके शिरकिया ख्यालात सुनकर काम कर रह गया कि जागूना ने पत्थर के मुजस्समे से अपनी तमाम तर उम्मीदें वाबस्ता कर ली थी, हालांकि उम्मीदों का महवर सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाते वाहिद ही होनी चाहिए। कुछ ही देर के बाद वो बस्ती के अंदर दाखिल हो गए। बस्ती के अंदर मज़ीद हैरतों का सामना करना पड़ा। उस बस्ती को देखकर ऐसे लगता था कि वो किसी दफन शुदा शहर में आ गया हो। यूँ लगता था कि यह बस्ती आसार कदीमा की दरियाफ़त हो। कोई भी मकान साल्म हालत में ना था, सब टूट फूट चुके थे। अक्सरियत ऐसे मकानों की थी जो खंडर मालूम होते थे। वो अगर मजबूत असाब का मालिक ना होता तो शायद बेहोश होकर गिर जाता। रात के अंधेरे में लालटेन की रोशनी में एक पुरइसरार लड़की का काशिफ को ऐसी बस्ती में ले आई जो कि ज़्यादातर उजाड़ और वीरान मालूम होती थी। अब तो वो सारी पुरइसरार कहानियाँ याद आने लगी थी जो उस सड़क से मंसूब थी। एक सर्द सी लहर उसको अपने रगों में दौड़ती हुई महसूस हुई। काशिफ ने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। उसने अपने आप को हालात का मुकाबला करने के लिए तैयार कर लिया। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए एक ऐसे मकान में दाखिल हुए जो कि दूसरे मकानों की तरह उजाड़, वीरान और खंडर सा बना हुआ था। लड़की उसको लेकर एक ऐसे कमरे में पहुंची जहां दीवारों पर एनर्जी सेवर की जगह बड़ी बड़ी मोमबत्तियां रोशन थी जो देखने में बड़ा ही पुरइसरार तासुर पेश कर रही थीं। उन रोशन मोमबत्तियों को देखकर काशिफ ने अपने जिस्म में लर्ज़श महसूस की। ना जाने क्यों उसे ये सारा माहौल असीबी लग रहा था। कमरे की दीवारें स्याह थी। बाईं तरफ वाली दीवार के साथ एक चारपाई बिछी हुई थी। चारपाई पर एक पुराना सा गद्दा बिछा था। दीवार की दूसरी तरफ एक काई ज़दा मटका और एक गिलास मौजूद था, लेकिन कमरे में किसी तरह के पंखे का कोई भी वजूद ना था। लेकिन पंखा ना होने के बावजूद काशिफ को गर्मी का ज़रा भी एहसास ना हुआ, बल्कि उसको हल्की सी सर्दी महसूस हुई जो कि उसके लिए नहायत ही हैरत अंगेज़ थी। क्या इस घर में तुम्हारे अलावा कोई नहीं? काशिफ ने हैरानी से पूछा। नहीं, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ, लेकिन तुम परेशान मत हो, सुबह होते ही चले जाना। जागूना मुस्कुराई। शुक्रिया, मगर क्या बस्ती के दूसरे लोग तुम्हारे घर किसी अजनबी मर्द की मौजूदगी पर एतराज़ नहीं करेंगे? ओहो, तुम उसकी फ़िक्र मत करो, यहाँ कोई किसी के ज़ाती मामलात में दखल नहीं देता। जागूना ने जवाब दिया। मुझे हैरत है। ओहो, और तुम उसकी फ़िक्र ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। इतना कहकर वो उसका जवाब सुने बगैर ही बाहर निकल गई। काशिफ चंद लम्हों तक पत्थर के बुत की तरह खड़ा रहा और फिर तवील सांस लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसकी छठी हिस्स किसी खतरे का एहसास दिला रही थी, लेकिन वो कहीं जा भी नहीं सकता था कि उसकी गाड़ी भी खराब थी। अपने आप को हालात के सुपुर्द करने के सिवा कोई चारा भी ना था। जागूना उसको असीबी कमरे में तनहा छोड़कर उसके लिए खाने पीने का इंतज़ाम करने चली गई थी। उसको चारपाई पर बैठे हुए थोड़ी देर गुजरी होगी कि अचानक उसके कदमों की आहट सुनाई दी। उसने सर उठाकर देखा तो जागूना हाथ में एक थाल लिए खड़ी नजर आई। जागूना को देखकर उसके रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट दौड़ गई।
जागूना ने अपने जिस्म पर सत्तर पोशी के लिए सिर्फ एक चादर ओढ़ रखी थी। चादर से उसके जिस्म की रानाइयाँ फूट रही थी। काशिफ की नज़रें अद खुद झुक सी गईं। जागूना के चेहरे पर बहुत ही गहरा किस्म का मेकअप कर रखा था। उससे कबल जागूना का चेहरा मेकअप से आरी था। लो बाबू खाना खाओ, ये कहकर उसने काशिफ की जानब थाल बढ़ा दिया। उसने फ़ौरन हाथ बढ़ाकर थाल ले लिया। थाल लेते हुए काशिफ के हाथों की उंगलियां उसके हाथों से टकरा गईं। उंगलियां उसके हाथों से टकराते ही हैरत का एक शदीद झटका सा लगा। जागूना का हाथ बेहद गर्म था। यूँ लगता था जैसे किसी तपते हुए लोहे से उसके हाथ टकरा गए हों। उसने हैरत भरी नज़रों से उसकी जानब देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं। लेकिन जागूना उसकी निगाहों का मतलब समझकर मुस्कुराकर बोली, मुझे बुखार है बाबू। काशिफ उसकी बात सुनकर चौंक पड़ा और बोला, इतने तेज़ बुखार के बावजूद तुम मेरी मदद के लिए कहीं से भी, तुम्हारी बातों में भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि तुम बीमार हो। उसके लहजे में हैरत थी। मैं क्या करूं बाबू, मैं ऐसी ही हूं, किसी को तकलीफ़ में देकर अपना दर्द भूल जाती हूं, जागूना ने मुस्कुराकर कहा। उसने कोई जवाब ना दिया और खाने की सिमत तवज्जो कर ली। थाल में चावल थे और उनमें बोटियां थी। तुम खाओ, मैं 2 मिनट में आती हूँ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल गई। चावल वाकई मज़ेदार थे। इतने लजीज चावल उसने शहर में भी नहीं खाए थे। काशिफ खाने में मशगूल था कि जागूना ने फिर उसकी सर पर आन खड़ी हुई। इस बार उसके हाथ में एक प्याला था जिसमें कोई मशरूब था। बाबू तुम्हारे लिए यहाँ की एक ख़ास चीज़ लाई हूँ, पी कर खुश हो जाएगा दिल तुम्हारा। इतना कहकर उसने वो प्याला काशिफ के हाथ में थमा दिया। काशिफ जो कि चावल ख़त्म कर चुका था, मशरूब का प्याला लेकर मुस्कुराया और बोला, बहुत शुक्रिया तुम्हारा जागूना, चावल बहुत लजीज हैं। इतना कहकर उसने देखे बगैर ही मशरूब से मुंह लगा लिया। मशरूब जैसे ही उसके हलक से उतरा, जागूना के होंठों पर नहायत ही पुरइसरार किस्म की मुस्कुराहट दौड़ गई। मशरूब का जायका नहायत तलख था, लेकिन था वो भी बड़ा मज़ेदार। मशरूब पीते ही उसकी आंखें खमार आलूद हो गईं। अब पहली बार उसने जागूना को बदली हुई नज़रों से देखा, जबकि जागूना पर फातहाना मुस्कुराहट थी। उसने जागूना का हाथ पकड़ लिया और उसके लबों पर मुस्कुराहट दौड़ गई। जागूना ने कोई तर्ज ना किया। यूं लगता था कि जैसे वो इन मामलात के लिए तैयार हो, और उसने अपने जिस्म से लिपटी हुई चादर उतार फेंकी। कुछ ही देर के बाद कमरे के असीब ज़दा माहौल में खमार आलूद सिसकियाँ गूंज रही थी। ज़िंदगी में पहली बार काशिफ ने अपनी बीवी के अलावा किसी गैर औरत की कुर्बत हासिल की थी, वगरना उसने अपनी बीवी के सिवा किसी नामहरम को आज तक हाथ नहीं लगाया था। लेकिन जागूना के पिलाए मशरूब में ना जाने क्या बात थी जिसने उसकी सारी पारसाई को हमेशा के लिए दागदार कर दिया। काफ़ी देर तक उसके और जागूना के दरमियान कुर्ब का माहौल रहा और उसके बाद वो थक कर सो गया। अचानक एक तेज़ किस्म की चुभन से उसकी आंख खुल गई। दर्द का शदीद एहसास काशिफ को अपने जिस्म में महसूस हुआ। चुभन का एहसास उसको अपनी गर्दन के पास हुआ था। साथ ही कोई ठंडी सी शय अपनी गर्दन के पास बहती हुई महसूस हुई। उसने पूरी आंखें खोल कर देखा तो खौफ से उसकी चीख निकल गई। जागूना बरहना हालत में अपने ऊपर झुकी नजर आई और उसके हाथ में एक तेज़धार खंजर था जो कि खून से भरा हुआ था और उसके होंठों पर भी खून लगा हुआ था। उसको ये समझने में बिल्कुल देर ना लगी कि जागूना खून आशाम है और खंजर की मदद से लोगों की गर्दनों पर चीर लगाकर उनका खून पीती है। चुभन का एहसास उसी खंजर का था और उसने दोनों हाथों की मदद से जागूना को धक्का दिया और चारपाई से उठ खड़ा हुआ। उसकी गर्दन से खून निकल रहा था जिससे उसकी पूरी बनियान भीग चुकी थी। धक्का लगते ही जागूना दूसरी तरफ जा गिरी थी। काशिफ ने फौरन अपनी बनियान उतारी और गर्दन के गिर्द बांध ली ताकि खून का अखराज रुक सके। जागूना चिल्लाती हुई उठी, लेकिन वह फौरन ही कमरे से बाहर निकल भागा था। जागूना भी चिल्लाती हुई पीछे भागी और उसकी आवाज़ खमार आलूद थी। बाबू बाबू, मैं बहुत प्यासी हूँ, तेरा खून बहुत लजीज है,
اب تو سڑک پر کوئی بھی نہیں آتا، تم آئے ہو تو ہماری پیاس بجھے گی۔ اس کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ چڑیلوں کو کہانیوں میں پڑھا اور فلموں میں دیکھا تھا، لیکن اس کا اتفاق آج پہلی بار ہوا تھا۔ اس کو اب پتہ لگ گیا تھا کہ سڑک پر لوگوں کی لاشیں جو ملتی ہیں وہ ان بدروحوں کی مرہون منت ہیں۔ وہ جس کمرے میں گھسا تھا اس کمرے میں بھی ویسی ہی موم بتیاں روشن تھی جو کہ زاگونا والے کمرے میں روشن تھی، جس سے کمرے کا ماحول عصیبی اور پرسرار ہو رہا تھا۔ کاشف نے کمرے کا جائزہ لیا تو کمرے کے اندر کی چیزیں دیکھ کر وہ مزید دہشت زدہ ہو گیا۔